and welcome back to my channel, and in today's video we are going to discuss about indirect ELISA। तो अब तक हमने इंट्रोडक्शन टू ELISA देख लिया, जिसमें कि हमने प्रिंसिपल्स देख लिए, बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ELISA में कौन से बेसिक कंपोनेंट्स का यूज़ होता है, ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया। और एक टाइप भी डिस्कस किया था जो कि था डायरेक्ट ELISA। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जो टेक्निक्स का प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द इनडायरेक्ट इलाइजा। तो ये सेकंड टाइप है इलाइजा का, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब इनडायरेक्ट इलाइजा में क्या होता है, तो इनडायरेक्ट इलाइजा में हम डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज़ को। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इनडायरेक्ट इलाइजा होता है, इनडायरेक्ट इलाइजा में हम डिटेक्ट करते हैं या फिर हम क्वांटिफाई करते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, या फिर वो एंटीबॉडीज़ उस सीरम में प्रेजेंट है कि नहीं। ये हम किस इलाइजा से पता लगा सकते हैं, तो हम यूज़ करते हैं उसके लिए इनडायरेक्ट इलाइजा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पेशेंट को HIV हुआ है, ठीक है। अब HIV के जो एंटीजन्स होता है, सो HIV की जो प्रोटीन्स होंगे, जो एंटीजन्स होंगे, हम क्या करेंगे इलाइजा के लिए। आप सबको पता है इलाइजा के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं माइक्रो टाइटर प्लेट, जो कि 96 वेल प्लेट होती है। तो ये जो माइक्रो टाइटर प्लेट होते हैं, इनके जो वेल्स होता है, इन वेल्स में हम सबसे पहले किसे कोट करवाते हैं, तो एंटीजन को कोट करवाते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है। HIV क्या है, HIV के प्रोटीन्स क्या है, यहाँ पे एंटीजन है। ठीक है। अब ये जो HIV के प्रोटीन्स है हमने कोट करवाए, ये जो वेल्स है, वेल्स पे हमने क्या कोटिंग की, किसकी कोटिंग की, तो HIV प्रोटीन्स की कोटिंग की। फर्स्ट स्टेप इनडायरेक्ट इलाइजा में यही होता है कि हम पहले क्या करते हैं, एंटीजन की कोटिंग करते हैं माइक्रो टाइटर वेल पे। एक बार कोटिंग हो गई, फिर हम क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग किस लिए, ताकि जो अनबाउंड एंटीजन है, जो एंटीजन वेल को अटैच नहीं हुए हैं, बाउंड नहीं हुए हैं, वो सारे वॉश आउट हो जाए, ताकि हमें फॉल्स रिजल्ट नहीं मिले। इसी वजह से हम क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं। इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, इसके बाद हम ऐड करते हैं सीरम सैंपल। अब सीरम सैंपल में क्या प्रेजेंट होता है, तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। तो इनडायरेक्ट इलाइजा में हमें क्या डिटेक्ट करना है, तो एंटीबॉडीज़ ही डिटेक्ट करनी है। तो हमने अभी एग्जांपल किसका लिया, तो HIV का लिया। तो HIV के जो एंटीजेंस होते हैं, ये एंटीजेंस हमने किस पे कोट करवाए, वेल्स पे हमने कोट करवाए। फिर हमने क्या किया, सीरम जिसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है कि नहीं, ये हमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट तो करना ही है, उसी के साथ साथ हमें ये भी पता लगाना है कि कितने अमाउंट में एंटीबॉडी प्रेजेंट है उस सीरम में। तो ये एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट होगी, तो HIV एंटीजन के अगेंस्ट होगी। तो हमने क्या किया, जो पेशेंट है उस पेशेंट का सीरम सैंपल लिया। इस सीरम सैंपल में क्या प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगे। यही हमें डिटेक्ट करना है कि उस पेशेंट के सीरम सैंपल में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है कि नहीं, और प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ये हम किससे पता लगाएंगे, तो इनडायरेक्ट इलाजे से पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने HIV के एंटीजन कोट करवाए वेल्स पे, फिर हमने सीरम सैंपल ऐड किया। ठीक है। तो अगर उस सीरम सैंपल में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगे, तो ये एंटीबॉडी किससे जाके अटैच होंगे, ये एंटीबॉडीज़ अटैच होंगे इस एंटीजन से। अगर उस सीरम सैंपल में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगे, तो ये एंटीबॉडी स्पेसिफिक है। ठीक है। क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट है, तो HIV एंटीजन के अगेंस्ट होंगे। तो अगर उस सीरम पेशेंट के सीरम के सैंपल में अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हो गए, तो ये सीरम के ये एंटीबॉडीज़ किससे स्पेसिफिक है, तो HIV प्रोटीन से स्पेसिफिक है। तो ये किससे जाके बाइंड करेंगे, तो HIV प्रोटीन से जाके बाइंड करेंगे, अगर उस सीरम सैंपल में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगे तो ही। अब हमने सीरम सैंपल ऐड कर दिया, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, इसी वजह से उन्होंने क्या किया, एंटीजन के साथ बाइंड करवाए। फिर हम इसके बाद क्या ऐड करते हैं, तो इस एंटीबॉडी को कहा जाता है प्राइमरी एंटीबॉडी। जो सीरम सैंपल में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होता है, उसे एंटीबॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी। तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी किससे अटैच हो गए, तो HIV प्रोटीन के HIV प्रोटीन जो कि एक एंटीजन है उसके साथ जाके बाइंड हो गए। नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम ऐड करते हैं एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी। और ये सेकेंडरी एंटीबॉडी कैसे होता है, दीज सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ आर कॉन्जुगेटेड विथ एंजाइम, यानी कि सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ अटैच होते हैं एंजाइम के साथ, या फिर आप कह सकते हो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ लिंक होते हैं एंजाइम के साथ। तो अब जब हम सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ ऐड करेंगे, तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ कहाँ जाके अटैच होंगे, तो जो FC रीजन होता है, ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी का जो FC रीजन होता है, वहाँ पे जाके क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। और ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ होती है, ये सेकेंड एंटीबॉडी किससे लिंक होता है, तो एक एंजाइम के साथ लिंक होता है। ठीक है।
तो सबसे पहले क्या आ गया, हमारा एंटीजन आ गया। उसके बाद हमने क्या ऐड किए, तो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ ऐड किए। प्राइमरी एंटीबॉडीज़ किस में प्रेजेंट है, तो सीरम सैंपल में प्रेजेंट है। यही प्राइमरी एंटीबॉडी सीरम सैंपल में प्रेजेंट है कि नहीं, यही हमें डिटेक्ट करना है, और कितने अमाउंट में, यानी कि कितने अमाउंट में ये प्राइमरी एंटीबॉडीज़ उस सीरम सैंपल में प्रेजेंट है, ये भी हमें डिटेक्ट करना है। फिर इस प्राइमरी एंटीबॉडी के एफसी रीजन को हमने क्या अटैच करवाया, तो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ अटैच करवाए। अब ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ है, ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ लिंक होते हैं किसी एक एंजाइम के साथ। तो अब एंजाइम के साथ लिंक होंगे सेकेंडरी एंटीबॉडीज़। इसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, इसके बाद हम ऐड करते हैं किसी एक सबस्ट्रेट को, क्योंकि एंजाइम का काम क्या होता है, का सबस्ट्रेट का कैटेलाइजेशन करना प्रोडक्ट में, या फिर सबस्ट्रेट का कन्वर्जन करना प्रोडक्ट में। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम किससे लिंक होता है, सेकेंडरी एंटीबॉडीज से लिंक होता है। तो ये एंजाइम क्या करता है, जो भी सबस्ट्रेट हम ऐड करेंगे वो सबस्ट्रेट कैसा होगा, स्पेसिफिक होगा उस एंजाइम के साथ। तो ये एंजाइम क्या करेगा, उस सबस्ट्रेट का कन्वर्जन करेगा कलर्ड प्रोडक्ट में, या फिर फ्लोरोसेंट प्रोडक्ट में, या फिर केमिल्यूमिनेसेंट प्रोडक्ट में। तो जो भी वहाँ पे कलर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी कलर की, उतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है उस सीरम सैंपल में। सो जितना कलर की जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, कलर्ड प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो इंटेंसिटी होगी कलर की, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट इन द सीरम सैंपल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट इलाइजा। तो इनडायरेक्ट इलाइजा में सबसे पहले आप क्या ध्यान में रखोगे कि हमें डिटेक्शन करना है प्राइमरी एंटीबॉडीज़ का या फिर एंटीबॉडीज़ का। सीरम सैंपल में जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है कि नहीं, ये अगर हमें डिटेक्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट इलाइजा। उसी के साथ साथ कितने अमाउंट में प्राइमरी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है उस सीरम सैंपल में, ये भी हम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग इनडायरेक्ट इलाइजा। तो ये एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन करेगा कलर्ड प्रोडक्ट में, और उस जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी का कलर होगा, उतने ज़्यादा एंटीबॉडीज़ उस सीरम सैंपल में प्रेजेंट है। अगर कलर ऑफ इंटेंसिटी कम होगी तो एंटीबॉडीज़ भी सीरम सैंपल में कम प्रेजेंट होंगे। ये हम कंक्लूड करते हैं जब हम डिटेक्ट करते हैं इन इलाइजा रीडर। जब हम इलाइजा रीडर में डिटेक्ट करते हैं कलर का, तब हम अगर कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो सीरम सैंपल में एंटीबॉडीज़ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर कलर की इंटेंसिटी कम होगी तो सीरम सैंपल में एंटीबॉडीज़ का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द इंटेंसिटी ऑफ द कलर। सो दैट इज़ नथिंग बट अ इनडायरेक्ट इलाइजा। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो इनडायरेक्ट इलाइजा के रिलेटेड। सबसे पहले हमने वेल को किससे कोट करवाया, तो एंटीजन से कोट करवाया। फिर हमने वॉशिंग की, जो कि अनबाउंड एंटीजन हो गए वो वॉश आउट हो जाएंगे। इसके बाद हमने क्या ऐड करवाया, तो एंटीबॉडीज़ ऐड करवाया। कौन से एंटीबॉडी ऐड, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ टू बी मेजर। जो भी एंटीबॉडीज़ हमें डिटेक्ट करने हैं या फिर जो भी एंटीबॉडीज़ का अमाउंट हमें मेजर करना है, वो एंटीबॉडीज़ या फिर वो सीरम सैंपल हम किस में ऐड करेंगे, उस वेल में ऐड करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर से वॉशिंग की स्टेप। जो भी एंटीबॉडीज़ बाउंड नहीं हुए हैं एंटीजन के साथ, जो भी प्राइमरी एंटीबॉडीज़ एंटीजन के साथ अटैच नहीं हुए हैं, ऐसे एंटीबॉडीज़ को हम क्या करते हैं, वॉश आउट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, तो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ ऐड करते हैं। और जैसे आप इमेज में देख भी सकते हो, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी किससे अटैच है, तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी अटैच है एक एंजाइम के साथ। ठीक है, आप इमेज में भी देख सकते हो कि जो भी सेकेंडरी एंटीबॉडी हम ऐड कर रहे हैं, वो दैट सेकेंडरी एंटीबॉडी इज़ लिंक्ड विथ या फिर कॉन्जुगेटेड विथ एन एंजाइम। और ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, ये प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ कहाँ पे अटैच होती है, तो एफसी रीजन। फिर से हम वॉशिंग की स्टेप करवाते हैं ताकि जो भी सेकेंडरी एंटीबॉडी बाउंड नहीं हुए हैं वो वॉश आउट हो जाए। बाद में हम क्या ऐड करते हैं, बाद में हम ऐड करते हैं सबस्ट्रेट, जिसके वजह से एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन करेगा कलर प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे आप फिर से वही लाइन है कि जितनी ज़्यादा कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा सैंपल में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगे। अगर कलर की इंटेंसिटी कम होगी तो सैंपल का अमाउंट, एंटीबॉडीज़ का अमाउंट सैंपल में कैसा होगा, कम होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इनडायरेक्ट इलाइजा। इनडायरेक्ट इलाइजा में आपको 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। एक कि इनडायरेक्ट इलाइजा
सीरम सैंपल में एंटीबॉडीज़ है कि नहीं, ये डिटेक्शन के लिए, और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट इलाइज़ा, एंटीबॉडीज़ डिटेक्शन के लिए। दूसरी बात, कलर इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो सीरम सैंपल में एंटीबॉडीज़ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। कलर इंटेंसिटी अगर कम होगी तो एंटीबॉडीज़ का कॉन्सेंट्रेशन सीरम सैंपल में कम होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इनडायरेक्ट इलाइज़ा। आई होप आपको इनडायरेक्ट इलाइज़ा इन डिटेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। If you have any doubt in related to indirect ELISA, do let me know in the comment section down below. Thank you.